हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं 20 क्वेश्चन की, उसमें आज हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। इसमें भी आज जो ये सेशन है वो हिंदी का होगा। किसका होगा प्यारे भाई? हिंदी का होगा। जो बिहार टीचर वाले भाई लोग हैं, जो बिहार पुलिस के हैं, एमपी पुलिस वाले हैं भाई लोग, उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या ऐसे जिन एग्जामों की आप लोग तैयारी कर रहे हैं जिनमें जिनमें हिंदी आता है भैया, उन सब के लिए क्या होगा, आप लिए हेल्पफुल होगा। और जिस तरह आप जीके जीएस को देखते हैं, बहुत ही स्नेह प्यार अपना देते हैं, उस तरह इस पर भी देखिएगा, इस पर भी अपना स्नेह प्यार बनाए रखिएगा। और आपको जैसा वीडियो लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। चलिए भैया, तो हम लोग टाइम ना बर्बाद करते हुए चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा भैया? हिंदी भाषा में भारतीयों की प्रतिशत लगभग कितना है? मतलब कि जो हिंदी भाषा बोली जाती है उसमें भारतीयों का जो प्रतिशत है वह कितना है हिंदी भाषा में। तो बताइए कि भारतीयों का प्रतिशत कितना है। 50 ऑप्शन है पहला, 50%, 40%, 45% या फिर 55% भैया। तो आप मुझे इसका राइट आंसर बताइएगा कि हिंदी भाषा भारतीयों का जो परसेंटेज है हिंदी भाषा में वह लगभग कितना है। तो बताइएगा कितना है भैया। तो इसमें आप बताने वाले तो लोग 50, 45, 55 लोग बताएंगे, लेकिन ये सब गलत है। जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? 40 होगा। क्या होगा? 40। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे भाई? 40 होगा, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी सही होगा। भारत में जो हिंदी जो भाषा है वो भारतीयों का जो है लगभग कितना बोली जाती है? 40% भारतीयों द्वारा बोली जाती है। ठीक है, बाकी आप जानते हैं हमारे यहाँ नागालैंड ऐसा स्टेट है जिसकी राजकीय भाषा क्या है? इंग्लिश है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट है जिनकी भाषाएं क्या है? अलग अलग है भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? मतलब हिंदी विषय पर पहले वह व्यक्ति कौन है, वह कवि कौन है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है सुमित्रा नंदन पंत। कौन भैया? सुमित्रा नंदन पंत। दूसरा आपके सामने ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। तीसरा है राम साई सिंह दिनकर और चौथा है प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। तो आप बताइएगा वह प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है। इनका राइट आंसर क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कौन सा? ऑप्शन ए। ठीक है भैया, सुमित्रा नंदन पंत जी को क्या दिया गया है बताइए भैया? तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके किस कृति के लिए, किस रचना के लिए दिया गया है। इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कितने लोग हिंदी पढ़ते हैं ईमानदारी के साथ। तो आप पूरी ईमानदारी के साथ अपने मम्मी पापा के सपने को पूर्ण करने के लिए एकदम जोश और जुनून के साथ रख जाइएगा। इस चैनल पे मैं पूरा का पूरा हिंदी कंप्लीट करा दूंगा क्वेश्चन के माध्यम से। उसके बाद अभी हम थ्योरी की क्लास भी देकर आएंगे, इसलिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब किए रहेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा भैया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रामदास दिनकर की एक बड़ी फेमस रचना है जिससे आप उर्वशी कहते हैं। प्रेमचंद जी की गबन गुलाम, ये सब आप जानते हैं, ये प्रेमचंद जी की है। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है भारत के प्रथम जो राष्ट्रीय कवि हैं वह कौन हैं। तो भारत के पहले जो राष्ट्रीय कवि हैं उनका क्या नाम है। तो अभी अभी जो हम लोगों ने ऊपर देखा क्वेश्चन, उसमें एक व्यक्ति का नाम मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि क्वेश्चन नीचे आपका आने वाला था, जिनका नाम था मैथिली शरण गुप्त। क्या नाम है? मैथिली शरण गुप्त जी। तो आप मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन माने जाते हैं। तो भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। भैया अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ दूं, आप मुझे बताइएगा कि क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है। कौन सी भैया? क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि क्रांतिकारी कवि, देखिए भैया सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोग इन सभी को नोट करते हुए चलिएगा जितने भी क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है भैया, क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। किसको भैया? निराला जी को क्रांतिकारी कवि के रूप में जाना जाता है। आप इसको याद रखिएगा। किसे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को क्रांतिकारी कवि कहते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी है। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे क्वेश्चन आप नोट करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है।
हिंदी जो साहित्य है, इसका हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे भाई? इसका राइट आंसर आप मुझे बताइएगा, पहला, दूसरा ऑप्शन में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो आप बताएंगे मुझे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 कालखंडों में। ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा राइट होगा? डी होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? तो भैया इसे किया गया है 4 कालखंडों में। कितने में भैया? 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है। मतलब कि अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो रानी केतकी की जो कहानी है वह किस भाषा में लिखी गई है, वो किस भाषा में थी? ठीक है भैया, तो बताइएगा। ऑप्शन है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी या फिर नानाप दीज, अर्थात इसमें से कोई नहीं। तो पांचवा जो आंसर होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा प्यारे भाई, वो क्या होगा? उसकी जो बोली है वो क्या है? तो इसकी जो बोली है वह है खड़ी बोली। कौन सी बोली है भैया? खड़ी बोली। कौन सी बोली? खड़ी बोली। कौन सी बोली? खड़ी, अर्थात ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी की भाषा जो है वो कौन सी है? खड़ी बोली है। क्या है प्यारे भाई? खड़ी बोली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर पूछा जाए अवधि में क्या है, तो अवधि में आपको पता होगा कि रामचरित मानस की जो रचना की गई है वो किसमें की है? तो तुलसीदास जी ने अवधि भाषा में की है। किसमें की है? अवधि भाषा में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। भारत में संस्कृत माँ है, भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी है। किस महापुरुष के अनमोल वचन हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे भाई, याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में आता है। ठीक है, अच्छे अच्छे एग्जामों में बहुत पूछा गया है। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी है। किस महापुरुष के कथन हैं? आप मुझे बताइएगा इसको किसने कहा है, ये वाला सेंटेंस। ठीक है, बताइए इस सेंटेंस को किसने कहा है भैया? इस वक्तव्य को किसने कहा है? एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका क्या नाम है? बताइए। डॉक्टर कामिल बुल्के साहब हैं, डॉक्टर हरिऔध उपाध्याय साहब है, या प्रेमचंद जी है? इसमें से कोई नहीं है। तो इसका जो 6 का आपका राइट आंसर होगा प्यारे भाई, वो होगा डॉक्टर कामिल उल्के। क्या नाम होगा इनका? डॉक्टर कामिल उल्के। क्या नाम है? डॉक्टर कामिल उल्के, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कौन सा राइट होगा? ए क्या होगा इसका? राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है भैया, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? कह रहा है विश्व में सर्वाधिक भाषा किस देश में बोली जाती है? तो ऑप्शन पहला है चाइना, दूसरा देख लीजिएगा अमेरिका, रूस और भारत। विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? ये तो आप सबको पता होगा इस प्यारे से मासूम से देश के बारे में। विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? वो जिसमें सबसे ज़्यादा देवी देवता होंगे। और वह क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, विश्व में सर्वाधिक भाषा किस देश में बोली जाती है? तो आप जानते हैं सबसे अधिक जो भाषा होती है कहाँ बोली जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा देवी देवता हैं, वह देश कौन सा है? वह है हमारा मासूम सा चेहरे वाला, प्यारा सा मुस्कुराहट वाला देश भारत। कौन सा है? भारत। ऑप्शन डी इज राइट होगा। मतलब भारत जो देश है, इस भारत देश में क्या है भैया? बोलिए, सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। और आप जानते हैं मेरे देश में 33 करोड़ देवी देवता हैं। कितने हैं भैया? 33 करोड़ देवी देवता हैं। चलिए, भारत देवताओं का और भाषाओं का ही तो देश है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है कि हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये। कौन? हिंदी भाषा का महाकाव्य किसे कहा जाता है? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आप मुझे इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको क्या करेंगे? याद रखेंगे। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया। हिंदी भाषा का जो महाकाव्य है, प्रथम महाकाव्य हुआ कौन सा था? तो ये आपके लिए क्या बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसको आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन है? पृथ्वीराज रासो है, इंदुमती है, नमक का दरोगा है या रानी केतकी है? तो बताइएगा भारत का जो प्रथम महाकाव्य होगा कौन सा है? तो वह आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो का भारत का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है? चंद बरदाई, नाम सुने होंगे आप, चंद बरदाई द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो लिखा गया है। और नमक का दरोगा किसका है? तो प्रेमचंद जी का है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट। जिस तर्क का कोई जवाब नहीं, बताइए भैया, जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसे क्या कहा जाता है?
जिसका कोई जिस मतलब कोई तर्क ऐसा है जिसका कोई जवाब ही नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, आप ऑप्शन सुनिएगा और इसका जवाब दीजिएगा। ऑप्शन है जोरदार, तीखा, सटीक या अकाट्य कहेंगे। क्या कहेंगे? अकाट्य कहेंगे। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होना चाहिए प्यारे भाई, क्या होना चाहिए? अकाट, मतलब जिसका कोई काट ना हो, जिसका कोई जवाब नहीं है, उसकी क्या कहते हैं? उसे अकाट्य कहा जाता है। ऑप्शन डी इज राइट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? आइए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कुछ लड़कियां आ रही हैं। कुछ लड़कियां आ रही हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? देखिए, इस वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? आप सभी को पता होना चाहिए। कुछ लड़कियां, कितनी लड़कियां? कुछ लड़कियां, मतलब कुछ में हमको पता नहीं है कि कितनी लड़कियां आ रही हैं, लेकिन कुछ कह रहा है आ रही हैं। तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सार्वनामिक होगा, गुणवाचक होगा, परिणामवाचक होगा या संख्यावाचक हो जाएगा? तो आप बताइए कि इसका 10 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा प्यारे भाई? 10 का क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। कुछ लड़कियां आ रही हैं तो संख्यावाचक तो है, लेकिन अगर संख्यावाचक पूछा निश्चित है का निश्चित है, तो भैया क्या है? अनिश्चित है, मतलब कुछ हमको फिक्स नहीं है। अगर 10-5 का होता तो निश्चित हो जाता। ठीक है ना? संख्यावाचक में भी कौन है? अनिश्चित वाचक है। तो ऑप्शन डी बी इसका भी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी राइट। ठीक है भैया, चलिए आगे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? देखिए, क्वेश्चन में क्या कहता है? पंचवटी। क्या कह रहा है? पंचवटी किसकी रचना है? कौन सी? पंचवटी जो है वो किसकी रचना है? आप मुझे बताइएगा कि पंचवटी के लेखक कौन हैं? ए प्रेमचंद जी हैं, महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, मैथिलीशरण गुप्त जी हैं। पंचवटी का जल्दी से बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे भाई वो हो जाएगा, हाँ 11 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? 11 का डी हो जाएगा, मैथिलीशरण गुप्त। क्या नाम है? मैथिलीशरण गुप्त जी किसकी रचनाकार है? पंचवटी के हैं। किसके हैं? पंचवटी के हैं। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखें आगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? आम से पेड़, आम पेड़ से गिरा, आम क्या हुआ? पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? आप जल्दी से बताइएगा। किससे? आम जो है वह कहाँ से गिरा? पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? अगर मैं आपसे पूछूं तो अपादान कारक है, संप्रदान कारक है, या फिर भैया कर्म कारक है, या फिर संबंध कारक है? तो आप बताएं ये मुझे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जब कोई चीज़ किसी वस्तु से अलग होती है तो क्या होता है? वहाँ अपादान कारक होता है। से हो और विभक्ति क्या हो? से हो लेकिन वो अलग हो। जैसे नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, इसमें भी अपादान कारक है। पेड़ से पत्ता गिरा, ये भी है। ठीक है ना? बोलो भैया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे स्कूल से बस जाते हैं, तब क्या हो जाएगा? मतलब बच्चे जो है बस से स्कूल जाते हैं। बच्चे क्या होते हैं? बस से स्कूल जाते हैं। बच्चों यहाँ बस से अलग हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं, तब यहाँ क्या हो जाएगा? संप्रदान। ठीक है, लेकिन अगर अलग क्या हो जाएगा? जब अलगाव हो तो वहाँ क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या होगा? ए इज राइट। क्या होगा? ए राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट संबंध, मतलब जैसे उसमें संबंध बता रहा है। जैसे बच्चे क्या होते हैं? बस से क्या होते हैं? विद्यालय जाते हैं। तो किससे जा रहे हैं? बस से जा रहे हैं, तो संबंध बताएगा वो। क्या बताएगा? संबंध। चलिए नेक्स्ट, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण कर दो, वाक्य में सही कारक बताइए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण कर दो, वाक्य में जो सही कारक होगा वह कौन सा होगा? आप मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा भैया। हे प्रभु, देखिए अगर मैं आपसे पूछूं, आप सभी को पता होगा कि अगर यहाँ कौन सा चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है? बताइए, आप सभी को यहाँ चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, ये जो है संबोधन का। तो आप बताइएगा संप्रदान होगा, संबंध होगा, अपादान कारक होगा या संबोधन कारक होगा? ठीक है ना भैया? तो बताइएगा 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संबोधन हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी सेम कहानी है कि संबोधन पहले आ गया। हे प्रभु मेरी इच्छा क्या कर दो? पूरी कर दो। तो कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ भैया? संबोधन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? संबोधन हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, संबंध कारक का जो चिन्ह है वह क्या है? संबंध कारक का जो चिन्ह है वो क्या है? अभी मैंने आप सभी को बताया कि संबंध क्या बताता है? जो एक दूसरे से क्या भी हो उसी में क्या हो? समाहित हो, उससे अलग ना हो, उसे कहते हैं, उसका चिन्ह होता है। जैसे 10 में क्या हो जाएगा? सॉरी, ये 14 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया? 14 का जो राइट आंसर होगा उसमें आप में कह सकते हैं या पर कह सकते हैं। जैसे
बच्चे बस में बैठ कर क्या जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, तो कौन सा कारक होगा, संबंध कारक होगा। कौन सा होगा, संबंध कारक होगा। बच्चे किस में बैठ के जा रहे हैं, बस में बैठ के जा रहे हैं। बच्चे किस पर बैठ के जा रहे हैं, बच्चे बस पे बैठ के जा रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, संबंध कारक होगा। क्या होगा, संबंध कारक होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्यारे भाई, अच्छा संबंध कारक पूछा है ना, सॉरी संबंध कारक आपसे पूछा है। क्या पूछा है, संबंध कारक पूछा है। क्या पूछा भैया, संबंध कारक पूछा है। हाँ, तो संबंध कारक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रा रे री। क्या हो जाएगा, रा रे री वाला ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। मतलब संबंध बता रहा है ना, वो मेरी पुस्तक है, किसकी है, वह मेरी पुस्तक है, वह उसकी पुस्तक है, ठीक है ना भैया, ये संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। तो 14 का राइट आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए प्यारे भाई, संबंध कारक का जो चिन्ह होगा वह कौन सा हो जाएगा, तो संबंध कारक का जो चिन्ह होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रा रे री। क्या हो जाएगा, रा रे री, अर्थात ये क्या हो जाएगा, संबंध कारक। क्या हो जाएगा, संबंध कारक। देखिए, और में पर क्या हो जाएगा भैया, जो में होता है पर होता है। अब बताइएगा क्या होता है, जैसे आप सुने होंगे कर्ता ने कर्म को करण से, बोलो भैया याद है सबको, पूरे कितने होते हैं, 8 व्यक्तियां होती है, आप जानते होंगे कारक के आधार पर, ठीक है भैया। कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान के लिए, संप्रदान से, ठीक है ना, अपादान से, अपादान से मतलब अलगाव, ठीक है ना, संप्रदान से, ठीक है भैया। और करण क्या होता है, करण हो जाता है, उसके बाद में संबोधन हो जाता है, हे अरे में पर, ठीक है ना भैया। फिर रा रे रे क्या होता है, संबंध कारक हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गरीबों को वस्त्र, गरीबों को क्या करिए, वस्त्र, गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक है, गरीबों को वस्त्र दीजिए, इसमें कौन सा कारक है भैया। तो देखिए, गरीबों को वस्त्र, देखिए एक बात समझिए, कर्ता ने कर्म को, देखिए अगर कोई ऐसी वस्तु दे दी जाए, क्या कर दिया, हमेशा के लिए दे दी जाए, उसको दोबारा वापस ना ली जाए, तो वहां क्या होता है बताइए, संप्रदान होगा कि कर्म होगा। अगर चिन्ह देखा जाए, चिन्ह के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो यहाँ तो क्या हो जाना चाहिए, कर्ता ने कर्म को, भी मैंने बताया कर्ता ने कर्म को करण से, लेकिन यहाँ है क्या पहले बताइए, कर्ता ने कर्म को, अर्थात आप यहाँ कह देंगे कर्म, सीधा कह देंगे क्या कर्म, लेकिन नहीं कह रहा गरीबों को वस्त्र दीजिए, आज वस्त्र दिया गया है, तो गरीबों को जो वस्त्र दिया आप दोबारा जाके मांगेंगे नहीं ना कि वस्त्र हमारा दे दीजिए। अगर किसी वस्तु को हमेशा के लिए दान किया जाता है वहां संप्रदान कारक होता है, याद रखिएगा क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। कुछ बात आई समझ में, जहां को हो वहां कर्म कारक होता है, ठीक है, लेकिन यदि कहीं भी किसी वस्तु को हमेशा के लिए दान दिया जाता है, दोबारा उसे देकर नहीं दिया जाता है, तो वहां क्या हो जाता है, संप्रदान कारक। जैसे गरीबों को क्या किया जाए, नहीं, जैसे भिक्षुओं को क्या दिया जाए, भिक्षा दान दिया जाए, क्या किया जाए, या ऋषि मुनियों को क्या किया जाए, भिक्षा दिया जाए, तो दोबारा देके मांगेंगे नहीं ना, तो वहां क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 16 वाला कह रहा है, पर्यावरण में कौन सी संधि है, किसमें भैया, पर्यावरण में कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, सॉरी बी, मतलब कि आप पूरा उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या सही होगा प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या सही हो जाएगा, पर्यावरण में कौन सी संधि है, परिधन, आवरण, मतलब जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है उसे हम कहते हैं पर्यावरण, और पर्यावरण का जो राइट आंसर हो जाएगा वो उसमें कौन सा संधि है, परिधन आवरण हो जाएगा, परिधन आवरण हो जाएगा। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आप मुझे बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, दीर्घ संधि, क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा, अयास संधि हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ लग रहा है परिधन आवरण पता चल रहा है, लेकिन यहाँ जो ये जो र है ना, यह जब कभी यह और वह के साथ कोई अच्छा आधा अक्षर आता है तो वहाँ क्या हो जाता है, यड़ संधि हो जाता है। जहाँ र क्या है, यह के साथ आधा आया हुआ है, इसलिए इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है प्यारे भाई, बोलिए भैया सबके समझ में आ रहा है ना, बोलिए भैया पर्यावरण में कौन सी संधि होगी, तो यड़ संधि होगी। कौन सी होगी, यड़ संधि होगी। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, निरोग में, किसमें, निरोग में कौन सी संधि है या कौन सा संधि है, किसमें भैया, निरोग में बताइए कौन सा संधि है, किसमें, निरोग में कौन सा संधि है आप मुझे बताइएगा। ऑप्शन है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, या इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं बताइएगा। निरोग में निरोग में लिख दिए हैं, यहाँ निरोग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, निरोग होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, मिसप्रिंट में थोड़ी हो जाती है मिसप्रिंट, फिलहाल ये जो है वो निरोग है, क्या है,
निरोग है। क्या है भैया? निरोग है। क्या है? निरोग। चलिए बताइए निरोग में कौन सी संधि है? तो आप बताइएगा निरधन रोग होता है, आप इसको जानते होंगे आराम से, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि या फिर नानाव दीज। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाई वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। निरय होता है ना, तो मतलब जहां अगर बिंदी लग जाए तो उसे क्या कहते हैं? विसर्ग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 18 क्या कहता है? कह रहा है निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? कौन सा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो आप बताइएगा स्त्रीलिंग शब्द आपको कौन सा दिखाई दे रहा है भैया? ऑप्शन सुन लीजिएगा, सुबह, दोपहर, सांझ और दिन। अच्छा, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। देखिए ये पॉइंट पकड़ा करिए। पॉइंट क्या आप पकड़ेंगे? पॉइंट ये आप पकड़ा करिए कि उसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है क्या? जैसे इसमें कहा है नहीं, और बच्चे अक्सर ठोकेंगे, सब कहा हेरेंगे भैया, सब लोग अक्सर यही हेरेंगे कि कौन है। क्या हेरेंगे? कौन है। लेकिन आप इसको जरूर देखा करिए, इसको आप क्या किया करिए? अलग से इसको क्या करा करिए? इसको वो करिए करिए, क्या करिए करिए? पॉइंट लगा दिए करिए पहले से कि इसमें नहीं पूछा है। क्या पूछा है? नहीं पूछा है। आइए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें क्या आपको याद रखना है? नहीं याद रखना। क्या रखना? नहीं। तो सुबह नहीं, बताइए स्त्रीलिंग सुबह नहीं है कि दोपहर नहीं है कि साँझ नहीं है कि दिन नहीं है, ठीक है ना? बताइए सुबह कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है आपको बताना है। सुबह नहीं है कि शाम नहीं है कि दोपहर नहीं है या फिर दिन नहीं है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? इसका राइट देखिए, अगर मिला देखिए सुबह हुई, बताइए सुबह हुई क्या? हाँ सुबह हुई, इसका मतलब क्या हुआ? स्त्रीलिंग है। दोपहर हुआ कि दोपहर हुई? बता दीजिए। दोपहर हुआ कि दोपहर हुई? दोपहर हुई। दोपहर हुआ ना, दोपहर, दोपहर मतलब दोपहर हुई। साँझ हुई, साँझ हुई। दिन निकला, आप सुने होंगे ना कहीं दिन निकल गया। क्या निकल गया? दिन। दिन निकल गया इसका मतलब क्या है? दिन क्या है? पुल्लिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डायरेक्टर, ठीक है, डी फॉर दिलीप कुमार, ठीक है भैया। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? देखिए ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया भी है और हम लोग बहुत बार इसको किए ही हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 19 का राइट आंसर आप मुझे बताइएगा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं भैया। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब आप मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। धातु कहाँ दिखाई दे रहा है? ए में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइएगा। अंतिम क्वेश्चन है और एक इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इसका आप मुझे क्या करिएगा? आंसर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? इसको सब जानते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बहुत बार पूछा गया है। आप जानते हैं क्या होती है? ऑप्शन सुनिएगा। पहला है वर्ड, वाक्य, शब्द और लिपि। क्या होती है? तो सबसे छोटी जो होती है वो क्या होती है? वर्ड होती है भैया। क्या होती है? वर्ड होती है, ठीक है ना। वर्डों से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द मिलते हैं। शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं? वाक्य मिलते हैं। वाक्य बनते हैं और जब वाक्य को एक किसी विधि द्वारा विधिवत किया जाए तो क्या होती है? लिपि, मतलब कि जो क्रम से चलती से ब्राह्मी लिपि इत्यादि लिपि हुई। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ड। वर्ड से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द। और शब्दों से मिलकर फिर क्या बनता है? वाक्य बनता है। इस बात को आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है भैया। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए भैया अंतिम क्वेश्चन था, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। और आप सभी लोग चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना स्नेह प्यार जरूर दें चैनल को। और वीडियो जैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अपनी मम्मी पापा के सपनों के लिए, अपने सपनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसको दूर दूर तक लोगों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका क्या हो सके भैया, सबको इसका फ़ायदा हो सके, ठीक है भैया। वीडियो जैसे लगी कमेंट बॉक्स में करिएगा, कमेंट जरूर करें आप लोग। और जितना आपका सही होता है उसको भी कमेंट करिए, आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं मैं आपके कमेंट बॉक्स का, और जितने भी क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, सबका आप आंसर जरूर दिए करिए भैया, ठीक है। चलिए इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देते हैं भैया। जय हिंद, जय भगत, जय संविधान, सत श्री अकाल।